हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्राइटिस। तो देखते हैं गैस्ट्राइटिस में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। गैस्ट्राइटिस के अपन पढ़ेंगे व्हाट इज़ द गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस क्या होता है, उसके कोज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, किन किन चीज़ों की हेल्प से अपन डायग्नोस कर सकते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है उसका, और प्रोग्नोसिस ऑफ द गैस्ट्राइटिस क्या है, ये अपन पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि गैस्ट्राइटिस क्या है, व्हाट इज़ द गैस्ट्राइटिस। तो गैस्ट्राइटिस क्या है अपन देखते हैं। गैस्ट्राइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। मतलब गैस्ट्राइटिस एक इन्फ्लामेशन होता है जो कि स्टमक की लाइनिंग के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, विच अल्टीमेट इन्फीरियर विथ एसिड एंड पेप्सी सिक्रेशन, जिसके कारण मतलब स्टमक की लाइनिंग के अंदर इन्फ्लामेशन होता है जो आपके एसियल होता है, और पेप्सिन का सिक्रेशन ज़्यादा होने के कारण स्टमक की जो लाइनिंग होती है वो इन्फ्लाम्ड हो जाती है और इसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं। फिर देखते हैं हम इंडिकेशन के क्या क्या इंडिकेशन के कारण हम गैस्ट्राइटिस हो सकता है। द इंडिकेशन ऑफ द गैस्ट्राइटिस हाईएस्ट इन द 5th and 6th डिसेंड ऑफ द लाइफ। मतलब पाँचवें और छठे दशक के अंदर गैस्ट्राइटिस बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मेन आर द मोर फ्रिक्वेंटली अफेक्ट देन द वुमेन। मतलब ज़्यादातर ये मेल के अंदर होता है, वुमेन से ज़्यादा मेल के अंदर होता है, क्योंकि द इंसिडेंट ऑफ द ग्रेटर इन द क्लाइंट हु हैज़ हैवी ड्रिंकर एंड स्मोकर। क्योंकि जो मेल होते हैं वो हैवी ड्रिंक करते हैं, मतलब अल्कोहल का सेवन करते हैं और स्मोकिंग करते हैं, तो इसके कारण गैस्ट्राइटिस हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि भाई फैक्टर क्या है जो गैस्ट्राइटिस एक्यूट, मतलब फैक्टर क्या है जो कॉज कर रहा है गैस्ट्राइटिस के, या कॉज क्या है या फैक्टर क्या है वो देख सकते हैं। अल्कोहलिज्म, मतलब ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करने से गैस्ट्राइटिस हो सकता है। स्मोकिंग, मतलब स्मोकिंग करने से गैस्ट्राइटिस हो सकता है। फिजिकली स्ट्रेस के कारण भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। जब स्ट्रेस में रहेगा कोई भी पर्सन तो उसके अंदर गैस्ट्राइटिस होने के चांस है। बर्न मतलब ज़्यादा कोई बर्निंग सेंसेशन आते हैं तो भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। कोई मेजर सर्जरी हुई है तो भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है, या कोई फूड एलर्जी, किसी भी फूड के मतलब कोई किसी भी फूड के कारण कोई एलर्जी हो रही है उसके कारण भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है, या वायरल बैक्टीरियल कोई केमिकल टॉक्सिन के कारण भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है, और रेडियोथेरेपी के कारण भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। फिर हम देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी कि भाई इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। गैस्ट्राइटिस की पैथोफिजियोलॉजी, द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द स्टमक नॉर्मली प्रोट्रूडेड बाय द फ्रीक्वेंट एक्शन ऑफ द गैस्ट्राइटिस। जो स्टमक की जो म्यूकस लाइनिंग होती है वो हमारे नॉर्मली क्या करती है कि एसिड का सीक्रेशन होता है उसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। मतलब ये बैरियर होता है, म्यूकसल बैरियर होता है जो आपके एसिड से प्रोटेक्ट करता है। ड्यू टू एनी कॉज, मतलब अपने जो भी कॉज पड़े ऊपर उसके अंदर कोई भी कॉज हो सकता है, जैसे स्मोकिंग हो गया या एल्कोहलिज्म हो गया, ये कॉज हो सकता है। दिस इज़ ए बैरियर पेनिट्रेट, जो अपना म्यूकसल लाइनिंग का जो बैरियर है वो पेनिट्रेट हो जाएगा, मतलब वो प्रोटेक्शन का पेनिट्रेशन है वो टूट जाएगा। तो एसियल कम इनटू द कॉन्टैक्ट विद म्यूकोसा, मतलब एसियल का सीक्रेशन ज़्यादा होने लगेगा और म्यूकोसा की लाइन होगी वो आपके स्टोमक के कांटेक्ट में आएगी। मतलब स्टोमक की जो म्यूकोसा लाइन है वो एसियल के कांटेक्ट में आने के कारण वो आपका पेनिट्रेशन बैरियर टूट गया है, उसके कारण म्यूकोसा लाइनिंग आपकी पेनिट्रेट हो रही है, जिसके कारण आपकी छोटी छोटी स्मॉल वेसल्स के अंदर इंजरी हो जाएगी और वहाँ पे आपके ईडिमा, हेमरेज एंड अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। फिर हम आगे देखते हुए इसके मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स क्या है। तो फीवर हो सकता है, एपिगेस्ट्रिक पेन हो सकता है, मतलब एपिगेस्ट्रिक रीजन के अंदर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, इसके अंदर नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, या कोटेड टंग हो सकती है, या लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। फिर हम आगे देखते हैं कि क्या क्या डायग्नोस हो सकते हैं। देखेंगे कि फिर डायग्नोस क्या क्या हो सकता है। डायग्नोसिस इज द बेसिस ऑन द डिटेल हिस्ट्री फॉर द फॉलो टेक इनटेक मेडिकेशन टेकन एनी डिसऑर्डर रिलेटेड टू गैस्ट्राइटिस। यानी पेशेंट के अंदर हिस्ट्री लेनी है, कोई मेडिकेशन तो नहीं चल रही पेशेंट के अंदर, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है गैस्ट्राइटिस रिलेटेड। टेस्ट स्टूल ब्लड,
मतलब स्टूल का टेस्ट कराने का ब्लड तो नहीं आ रहा। WBC डिफरेंशिएट इंक्रीज रिलेटेड टू सर्टेन बैक्टीरिया, मतलब WBC क्या क्या WBC इंक्रीज हो जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, तो इसके अंदर WBC तो इंक्रीज नहीं हो रही पेशेंट के अंदर। इवाल्युएटिंग सीरम इलेक्ट्रोलाइट, यानी सीरम इलेक्ट्रोलाइट देखना है पेशेंट के अंदर। एलिवेटेड हेमेटोक्रेट्स रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा पेशेंट को। द फिजिशियन में बी आल्सो परफॉर्म गैस्ट्रोस्कोपी एग्जामिनेशन विथ एंडोस्कोप, मतलब गैस्ट्रोस्कोपी होती है एक, तो स्टोमक की गैस्ट्रोस्कोपी करा सकते हैं फिजिशियन, हमेशा परफॉर्म करता है ये। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ बाईपास बायोप्सी ऑफ द सैंपल, यानी बायोप्सी करा सकते हैं अपन, जो स्टोमक की जो लाइनिंग है वहाँ का उसकी बायोप्सी करा सकते हैं। फिर है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, तो गैस्ट्राइटिस के कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग हो सकती है, या परनीसियस एनीमिया हो सकता है, या गैस्ट्रिक कैंसर होता है, गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है। यानी एनीमिया तो ब्लड की ब्लीडिंग होगी तो एनीमिया, आपकी ब्लड की कमी हो जाएगी तो आपके एनीमिया हो सकता है, और ब्लीडिंग होगी तो आपके गैस्ट्राइटिस के कारण ब्लीडिंग हो सकती है, और कैंसर भी हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन है। फिर हम देखेंगे भी मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, तो अपन क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट करके गैस्ट्राइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एंटीएमेटिक्स ड्रग देनी है। एंटीएमेटिक्स ड्रग्स के अंदर अपन क्या आता है, डोमपेरिडोन, जो फ्रिक्वेंटली आपके अफेक्ट रहता है वोमिटिंग को। और फिर अपन देंगे एंटासिड लाइक सिमेटिडिन, रेंटेडिन या फोमेटिडिन आर द इफेक्ट फॉर द रिड्यूस द पेन होता है उसको कम कर सकती है। और इफ़ इंजेक्शन ऑफ द नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आर द प्रॉब्लम टू प्रोस्टाग्लैंडिन या एनालॉगर में बी प्रेस्क्राइब टू प्रोटेक्ट स्टोमक म्यूकोसा एंड इनहिबिट टू गैस्ट्रिक एसिड, यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है जो कि म्यूकोसा, जो स्टोमक की जो म्यूकोसा होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है और एसिड के सिक्रेशन को कम करती है। तो अपन ये मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये कि डाइटरी थेरेपी क्या हो सकती है गैस्ट्राइटिस के अंदर। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इनिशियली फूड एंड फ्लूइड आर द विथहेल्ड अंटिल नोजिया एंड वोमिटिंग सबसाइड। जब शुरुआत के टाइम पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग हो रही है तो अपन को फूड एंड फ्लूइड बंद करना है, रोकना है उसको जब तक कि नोजिया वोमिटिंग हो रही है। वंस द क्लाइंट टोलरेट द फूड एंड डाइट इंक्लूड डीकैफिनेट टी एंड जेलेटिन टोस्ट एंड सिंपली ब्लाइंड फूड। इसके अंदर मतलब जो कैफीन रहित टी होती है उसको, जेलेटिन को टोस्ट वगैरह के अंदर, उसके क्लाइंट के फूड के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। द क्लाइंट शुड बी अवॉइड स्पाइसी फूड, कैफीन लार्ज हैवी मील वगैरह ये नहीं लेना, स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है। इन द कंटिन्यूस एब्सेंस ऑफ द नोजिया एंड वोमिटिंग एंड ब्लोटिंग द क्लाइंट इज स्लोली रिटर्न टू नॉर्मल डाइट, मतलब नोजिया वोमिटिंग आपकी एब्सेंट हो जाती है तो आप नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट। तो हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर नर्सिंग डायग्नोस है एक्यूट पेन रिलेटेड टू इनिशियली स्टोमक म्यूकोसा। तो पेशेंट का फर्स्ट हमारा है एक्यूट पेन रिलेटेड, जब पेशेंट के अंदर पेट के अंदर दर्द हो रहा है तो एक्यूट पेन रिलेटेड हमारा फर्स्ट डायग्नोसिस ये बनेगा। तो हमारा दूसरा पॉइंट है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनएक्यूरेट इंटेक ऑफ द न्यूट्रिशन। जो गैस्ट्राइटिस होगा तो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन होगा और बॉडी की रिक्वायरमेंट जितनी होगी उतनी पूरी हो नहीं पाएगी, तो अपना सेकंड पॉइंट होगा इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। तीसरा हमारा पॉइंट है रिस्क ऑफ इम्बैलेंस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू इनसफिशिएंट फ्लूइड इंटेक एंड एक्सेसिव फ्लूइड लॉस सब्सिक्वेंट टू वॉमिटिंग। तो इम्बैलेंस फ्लूइड वॉल्यूम मतलब कम रहेगा, मतलब फ्लूइड कम हो जाएगा क्योंकि आपको बार बार नोजिया वॉमिटिंग होगा तो फ्लूइड आपका बॉडी से लॉस हो रहा है, तो रिस्क ऑफ द इम्बैलेंस फ्लूइड हो सकता है। एंजाइटी रिलेटेड टू ट्रीटमेंट हो रहा है पेशेंट को तो उसको एंजाइटी रहेगी। डेफिशिएंट नॉलेज अबाउट द डाइटरी मैनेजमेंट एंड डिजीज प्रोसेस, उसका पेशेंट का नॉलेज कम होगा और डाइटरी मैनेजमेंट रिलेटेड, तो ये आपकी नर्सिंग मैनेजमेंट हो सकते हैं। और थैंक यू। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू।